We are going to study the pathogenesis of gastritis and gastropathy. We have already discussed जी गैस्ट्रोपैथी क्या है, गैस्ट्राइटिस क्या है, दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं जी। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं पैथोजेनेसिस के। बेसिकली मेरा जो सब्जेक्ट है, मेरा जो पेशेंट है, उसको गैस्ट्राइटिस या गैस्ट्रोपैथी हुई किस वजह से है। बच्चों, इस पूरी डिटेल पे जाने से पहले आपको अपनी फिजियोलॉजी के कुछ कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करने पड़ेंगे। लाइक जी, आपके बॉडी में डाइजेस्टिव ऑर्गन जो हैं, डिफरेंट डाइजेस्टिव ऑर्गन्स जो हैं, उनकी पीएच कितनी है। सेकेंडली, यू मस्ट नो कि आपके पास जी यू हैव द गैस्ट्रिक म्यूकोजा, और गैस्ट्रिक म्यूकोजा की बेसिक कंपोजिशन क्या है, इसकी ऑर्गेनाइजेशन क्या है। इन दो फैक्टर्स को पहले डिस्कस करते हैं, उसके बाद वी विल मूव टूवर्ड्स द पैथोजेनेसिस। ओके, बच्चों, पैथोजेनेसिस में जाने से पहले, पूरी डिटेल को डिस्कस करने से पहले एक चीज़ मेमोराइज़ कर लो कि डाइजेस्टिव ऑर्गन्स में, डाइजेस्टिव ट्रैक में वी आर गोइंग टू डिस्कस एसोफेगस, स्टमक, देन यू हैव स्टमक के बाद यू हैव द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में हम दो साइड्स के ऊपर इसकी पीएच को डिस्कस करेंगे। देन यू हैव द कॉलन, और भाई इनकी पीएच को डिस्कस करते हैं और कंपेयर करते हैं आपके स्टमक की पीएच के साथ। बच्चों, सबसे पहले जो एसोफेगस है, एसोफेगस की अप्रॉक्सीमेटली, ये जो मैं आपको यहाँ साइन दिखा रही हूँ, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली आपके पास जो एसोफेगस की पीएच है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 7। अब स्टमक की पीएच कितनी है। स्टमक आपको पता है दैट इज़ एसिडिक, कहीं पे आपको मिलेगा अप्रॉक्सीमेटली 1, कहीं पे लिखा हुआ मिलेगा फ्रॉम 1 to 2.5। भाई ये है आपकी स्टमक की पीएच, दैट इज़ एसिडिक। अब जो अगर आपने खाना खाया, ठीक है, खाना खाया यानी फीडिंग की, फूड इनटेक किया, तो ड्यूरिंग दैट टाइम इट कैन बी अप टू 5। ठीक है, ज़ाहिरी बात है, आपका जो फूड कंटेंट है वो आपके स्टमक के पीएच को इफ़ेक्ट करेगा। अब जी आ जाओ आप अपने स्मॉल इंटेस्टाइन पे। प्रॉक्सिमल और डिस्टल स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करते हैं। प्रॉक्सिमल इंटेस्टाइन पे यू हैव द पीएच ऑफ अबाउट 6.15 to 7.35 वेरी करती है। अच्छा, यहाँ पे डिस्टल स्मॉल इंटेस्टाइन पे पीएच रेंज आपके पास क्या आ रही है, दैट इज़ फ्रॉम 6.80 to 7.88। अब आ जाओ जी कॉलन के ऊपर। कॉलन में जी हम डिस्कस करते हैं असेंडिंग कॉलन एंड डिसेंडिंग कॉलन। असेंडिंग कॉलन की पीएच है 7.26 to 6.72। नाउ द डिसेंडिंग कॉलन पीएच रेंजेस फ्रॉम 5.2 to 7.02। भाई मकसद ये था, डिस्कस हमने करने थे सिर्फ और सिर्फ स्टमक की पीएच। बकाया पीएच क्यों आपने रिवाइज कर ली कि यू मस्ट नो कि बकाया जिसके आसपास के ऑर्गन्स की पीएच कितनी आ रही है। जब आई हैव सीन दिस टेबल, तो यहाँ से मुझे पता चला कि जी मेरा जो स्टमक है दैट इज़ एसिडिक। तो भाई ये एसिडिक है, तो डेफिनेटली मेरा स्टमक एसिडिक है, तो एसिडिक इन्वायरमेंट का कुछ तो पर्पस है। यहाँ पे भी एसिडिक इन्वायरमेंट का पर्पस क्या है, फूड की डाइजेशन करवाना। अच्छा, अगर अब तो ये एसिडिक है, तो ये एसिडिक इन्वायरमेंट बच्चों साथ ही साथ क्या कर सकती है, आपके स्टमक को डिस्टर्ब कर सकती है, आपके म्यूकोजल ओरिजिन करवा सकती है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। फ़िलहाल मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिया आपके स्टमक की पीएच को, कि आपके स्टमक की पीएच एसिडिक है। अब एक और पॉइंट की तरफ आ जाओ। क्यों हम लोग डिस्कस करेंगे पॉइंट्स, बिकॉज ये वो पॉइंट्स है जिसका जिक्र बार बार आपके थ्रू आउट द चैप्टर नंबर 15 के अंदर रॉबिन्स बेसिक पैथोलॉजी में बार बार आ रहा है। बच्चों, स्टमक की पीएच क्लियर होगी, दैट इज़ एसिडिक। अब आ जाओ जी आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द गैस्ट्रिक म्यूकोजा। मेरा गैस्ट्रिक म्यूकोजा बेसिकली बना कैसे है। जब मैं गैस्ट्रिक म्यूकोजा की स्टडी करूँ, मुझे कितनी लेयर्स मिल रही है, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, इसमें जी फर्स्ट यू विल सी यू हैव द म्यूकोजा। अच्छा, अब कैसे है म्यूकोजा, ठीक है, म्यूकोजा इज़ द इनर एंड द फर्स्ट लेयर। This inner and first layer is mucosa. Mucosa itself is composed of the epithelium, lamina propria, muscular mucosa. Okay जी। अब इसके बाद you have submucosa. Submucosa के बाद you have the muscularis propria. Then you have subserosa. Subserosa के बाद you have the serosa. ठीक है, यहाँ पे जी मेरे पास आ गई मस्कुलरिस प्रोप्रिया, दैट इज़ स्मूथ मसल लेयर। अब स्मूथ मसल लेयर भी डिफरेंट आगे तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है। किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड है, हेयर यू विल फर्स्ट एनकाउंटर, यू विल फर्स्ट सी दी इनर मोस्ट ऑब्लिक लेयर, देन यू हैव इनर सर्कुलर लेयर, देन यू हैव द आउटर लॉन्गिट्यूडिनल लेयर। ये आपके पास है जी आपके गैस्ट्रिक म्यूकोजा की ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन आपने क्यों पढ़ी भी, आपने चैप्टर नंबर 15 स्टार्ट की है। चैप्टर नंबर 15 में आपने पैथोजेनेसिस स्टार्ट की है। पैथोजेनेसिस को डिस्कस करते करते बार बार आपके ऑथर ने जिक्र किया कि जी एपिथेलियम,
कहीं उसने एपिथीलियम का जिक्र कर दिया आपके ऑथर ने इस पैथोजेनेसिस के टॉपिक के अंदर, कहीं उसने जी जिक्र कर दिया लैमिना प्रोपरिया का। तो भाई यहाँ से आपको ऑर्गेनाइजेशन जो आप फिजियोलॉजी एनाटॉमी में भी पढ़ते हैं, यहाँ से आपको क्लियर है कि यहाँ बेसिकली आपका ऑथर जिक्र कर किसका रहा है, म्यूकोसा का ही जिक्र कर रहा है। सो अब आ जाओ जी पैथोजेनेसिस के ऊपर। सो पैथोजेनेसिस में हमने पढ़ना है कि आपका पेशेंट बेसिकली डिजीज़ कंडीशन की तरफ कैसे गया। तो भाई डिज़ीज़ कंडीशन को पढ़ने से पहले डिफरेंट फैक्टर्स जो डिज़ीज़ की तरफ आपको ले जाते हैं उनको डिस्कस करने से पहले एक नॉर्मल मैकेनिज़्म फिजियोलॉजी हम डिस्कस कर लेते हैं। भी मेरे पास आपकी गैस्ट्रिक म्यूकोज़ा हमने डिस्कस की ना, इस गैस्ट्रिक म्यूकोज़ा को प्रोटेक्ट करने के लिए आई हैव 2 डिफरेंट मैकेनिज़्म। बच्चों फर्स्ट मैकेनिज़्म इसका क्या है कि जी यू हैव दी लेयर ऑफ द म्यूकस। अच्छा, अब म्यूकस सिक्रीट कहाँ से हुई ये डिस्कस कर लेंगे। सेकेंडली आपके पास यू हैव द रिच ब्लड सप्लाई इन द स्टमक, जो कि आपके स्टमक को प्रोटेक्ट करता है। ये 2 फैक्टर्स हैं बच्चों जो आपने डिस्कस करने हैं, ठीक है। सो जी मैकेनिज़्म ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोज़ा, पहली बात जी आप लोगों ने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया कि यू हैव दी फोविओलर सेल्स जिनका काम क्या है, म्यूसिन को रिलीज़ करना। अच्छा जी, म्यूसिन ने क्या किया जी, डेफिनेटली एक थिक म्यूकस लेयर है, या आपके इसने क्या किया, थिक म्यूकस लेयर ने आपके स्टमक के इंटरनली कवर कर लिया। तो डेफिनेटली यहाँ जो ल्यूमन में एसिडिक इन्वायरमेंट है, अब ये आपके स्टमक को के लिए हार्मफुल नहीं रहा। अच्छा, अब यहाँ पे जी ये फर्स्ट प्रोटेक्शन का मैकेनिज़्म हो गया, म्यूकस बन गई। म्यूकस ने एडिशनल काम क्या किया, आप जो फूड इनटेक करें, जो फूड के पार्टिकल्स आ रहे हैं उसको किसी भी तरह अलाउ नहीं करेगा कि वो आपकी एपिथीलियम क्या है, म्यूकोज़ा के अंदर है, कि आपके एपिथीलियम को वो फूड पार्टिकल्स डैमेज कर ले। ओके, अब सेकंड जी एक फैक्टर क्या है, वो आपका है रिच ब्लड सप्लाई का, जिसने आपके स्टमक को करना है प्रोटेक्ट। चलिए जी, ये 2 प्रोटेक्शन के मैकेनिज़्म हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन जी एक दफ़ा और एक चीज़ को हम इनकाउंटर करते हैं ड्यूरिंग द स्टडी कि जी म्यूकोज़ा है जी, म्यूकस लेयर है इसके ऊपर, ठीक है जी, एपिथीलियम है, दिस इज़ एपिथीलियम दैट इज़ पार्ट ऑफ द म्यूकोज़ा। इसके ऊपर म्यूकस की एक लेयर है जिसका काम है जी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, ठीक है, इसका काम है जी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। इसने आपके म्यूकस ने प्रोटेक्ट कर दिया आपके एपिथीलियम को, दैट्स गुड। अच्छा, अब ये जो म्यूकस है बच्चों, दैट इज़ प्रोवाइडिंग यू, दैट इज़ प्रोमोटिंग द फॉर्मेशन ऑफ अ लेयर ओवर द एपिथीलियम। अच्छा, अब जी आपके एपिथीलियम और या फिर म्यूकोज़ा कह लो, उसके ऊपर एक फ्लूइड की लेयर बन गई, दैट इज़ जेल लाइक फ्लूइड। इस लेयर को मैं कहूँगी दैट इज़ अनस्टिर्ड लेयर। ये मेरे पास स्टमक है, स्टमक के इंटरनली म्यूकोज़ा के ऊपर, यहाँ डिफरेंट बुक्स में लिखा है एपिथीलियम के ऊपर, यू नो एपिथीलियम इज़ पार्ट ऑफ म्यूकोज़ा। म्यूकोज़ा के ऊपर मेरे पास एक जेल लाइक मटीरियल है। ओके, इस जेल लाइक मटीरियल का नाम, इस फ्लूइड का नाम क्या है, दैट इज़ अनस्टिर्ड लेयर। ओके जी, ये जो अनस्टिर्ड लेयर है, यानी कि नाम से पता चल रहा है ना, ये ऐसी फ्लूइड की जेल लाइक लेयर है जो एट लीस्ट आपके स्टमक के ल्यूमन के साथ मिक्स नहीं हो रही, ठीक है, आपके स्टमक को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। अब बच्चों ये जो अनस्टिर्ड लेयर है दैट इज़ बेसिकली अ फ्लूइड। अब ये फ्लूइड क्या करता है, इसका काम है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना आपके म्यूकोज़ा को। अब जी ये जो अनस्टिर्ड लेयर है बेसिकली इसके अंदर आपको मिलेंगे बाइकार्बोनेट आइंस। यहाँ पर बाइकार्बोनेट आइंस कहाँ से आए, इस एपिथीलियम की वजह से, ठीक है। सरफेस एपिथीलियल सेल्स ने सेक्रीट कर दिया आपके बाइकार्बोनेट आइंस, और बाइकार्बोनेट आइंस ने इस लेयर को कर दिया न्यूट्रलाइज कर दिया भी बाइकार्बोनेट आइंस को। न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस बेसिकली होगा कैसे, अब यहाँ ऑथर आपको कहना चाह रहे हैं जी ये मेरे पास स्टमक है, स्टमक का ल्यूमन है, ल्यूमन यू नो दिस इज़ एसिडिक होने की इसकी वजह क्या है भाई, इसने क्या करना है कि आपके फूड की डाइजेशन करनी है, दैट्स व्हाई दिस इज़ एसिडिक। अच्छा, एसिडिक है तो इट मीन्स इट हैज़ दी प्रोटोन्स। अब जी प्रोटोन्स क्या करेंगे, प्रोटोन्स जाएंगे आपके स्टमक की वॉल के पास, म्यूकोज़ा के पास, कोशिश करेंगे अच्छा जी पेनिट्रेट कर जाऊँ, पर उससे एनकाउंटर करनी पड़ी ये इस लेयर का, इस अनस्टिर्ड लेयर का, फ्लूइड का, जेल लाइक मटेरियल का। इस मटेरियल में यू हैव दिस फ्लूइड में यू हैव दी बाइकार्बोनेट आइंस, बी प्रोटोन्स का बाइकार्बोनेट आइंस का इंटरेक्शन हुआ, देन द रिजल्टेंट विल बी न्यूट्रलाइजेशन। भाई न्यूट्रल इफेक्ट आ गया, भाई किसी भी तरीके कार से मेरी जो स्टमक की वॉल है वो डैमेज नहीं हुई। अब ये म्यूकोजल सेल्स
ये स्मूथ एपिथेलियल सेल्स जो कि म्यूकोजा को रिलीज़ कर रहे हैं, जो कि अनस्टिर्ड लेयर यानी कि फ्लूइड को रिलीज़ कर रहे हैं, बेसिकली दैट कंटेन्स दी बाइकार्बोनेट आयन दैट इज़ मेंटेनिंग दी बाइकार्बोनेट आयंस एट दी म्यूकोजल सरफेस। अब जी ये जेल लाइक मटेरियल क्या करता है, साथ ही साथ क्योंकि जेली है ना, जेल है, तो भाई इसमें जो बाइकार्बोनेट आयंस हैं वो किसी भी सूरत में जाकर आपके इस एसिडिक ल्यूमन में मिक्स नहीं होंगे, ठीक है। अनस्टिर्ड है, अपनी जगह पे फिक्स है। स्टिर होता है ना, मिक्स किया, स्टिरिंग कर दी तो सारी चीज़ें फैल गई, मिक्सिंग हो गई। भाई दिस इज़ अनस्टिर्ड लेयर। इसने कवर किसको करना है, आपके सिर्फ और सिर्फ म्यूकोजा को, ताकि म्यूकोजा को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे आपके स्टमक की एसिडिक इन्वायरमेंट से। अच्छा, ये एक प्रोटेक्शन का मैकेनिज़्म आ गया जिसमें फोवियोलर सेल्स ने म्यूसिन को कर दिया रिलीज़। सेकेंड प्रोटेक्शन का बच्चों मैकेनिज़्म क्या है कि जब आप स्टमक की स्टडी करो, दैट हैज़ रिच ब्लड सप्लाई। आपके गैस्ट्रिक म्यूकोजा हैज़ दी रिच ब्लड सप्लाई, जिसका काम क्या है, बफर करना, न्यूट्रलाइज करना, स्टेबलाइज करना एसिड्स को। भाई ये एसिड आया कहाँ से, आपको पता है, ये जो आपकी गैस्ट्रिक ल्यूमन है दैट इज़ बेसिकली एसिडिक, यहाँ से प्रोटॉन्स आए हैं। इन प्रोटॉन्स को जी ये क्या करेगा, रिच ब्लड सप्लाई रिमूव करेगा डेफिनेटली। अच्छा, ये प्रोटॉन्स कोशिश क्या करते हैं कि अपने आप को डिफ्यूज़ कर दें। डिफ्यूज़ करने के बाद ये अपने आप को, देखो पहली लेयर थी ना एपिथेलियम, डिफ्यूज़ करने की कोशिश करते हैं टूवर्ड्स दी लैमिना प्रोप्रिया। अब देखो फर्स्ट लेयर्स, ये फर्स्ट लेयर है ना, इसके फर्स्ट सेगमेंट को क्रॉस किया, डिफ्यूज़ करके दूसरे में आ गई। अव्वल तो भाई फर्स्ट सेगमेंट के पास थी, तो उसके ऊपर तो उसके पास थी अनस्टिर्ड लेयर जिसने उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की। अच्छा, इन केस जी प्रोटोन आपके मूव कर गए नीचे तक, लैमिना प्रोप्रिया तक, तो लैमिना प्रोप्रिया तक जी मूव करे, नो इशू, बिकॉज आपके स्टमक में यू हैव द रिच ब्लड सप्लाई। ये क्या करेंगे, इन प्रोटॉन्स को उठाएंगे, इन्हें रिमूव करेंगे और आपके स्टमक को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। क्लियर? यहाँ तक बच्चों अभी तक मेरे पास कॉन्सेप्ट क्लियर है कि मेरे पास स्टमक है, स्टमक में आई हैव द एसिडिक इन्वायरमेंट दैट इज़ स्ट्रॉन्गली एसिडिक, दैट इज़ क्लोज टू 1, जिसकी पीएच अप्रॉक्सीमेटली 1 है। अच्छा, दैट इज़ मिलियन ऑफ टाइम्स एसिडिक देन दी ब्लड। देखो ब्लड की पीएच आपके पास कितनी है, दैट इज़ 7.34, और स्टमक की कितनी है, 1, तो कितना डिफरेंस है। सो आपका स्टमक इज़ मिलियन टाइम्स एसिडिक देन दी ब्लड, ठीक है। अब जी इस एसिडिक इन्वायरमेंट का काम क्या है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, लेकिन भी एसिडिक इन्वायरमेंट है, सो इट आल्सो हैज़ अ पोटेंशियल, इट कैन कॉज दी damage to the gastric mucosa as well. So this was basically the topic on the protection mechanism. Now we are moving towards the pathogenesis.